दोस्तों, मुंबई से बनारस जाने वाली एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। जितने कंफर्म टिकट वाले थे, उससे तो कहीं ज्यादा वेटिंग वाले बैठे थे। अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक लड़का अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता है, क्योंकि उसके बगल में दो खूबसूरत लड़कियां बैठी थीं, जो कि अपनी मां के साथ मुंबई से बनारस जा रही थीं। दोस्तों, उसकी जिंदगी का एक सबसे यादगार सफर होने वाला था। उस एक के सफर में क्या कुछ हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ खबर तक नहीं लगती। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी है अप्रैल 2024 की, जब मुंबई के लोकमान्य तिलक से गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होने वाली थी। ट्रेन संख्या 12,000 से भी ज्यादा की संख्या थी। उसमें से एक महिला बैठती है, जिनका नाम यशोदा देवी भी होता है। अपनी दो बेटियों के साथ वह बनारस जा रही थी। अब दोस्तों, ट्रेन में इतनी भीड़ थी जिसका कोई हिसाब नहीं। जो भी वेटिंग वाले थे, जिनको जहां भी जगह मिला, गलियारे में, फर्श पे, दरवाजे पर, बाथरूम के अगल बगल सब लोग बैठ गए, क्योंकि स्लीपर डब्बे में इन लोगों का टिकट होता है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वो लोग आते हैं तो उनका टिकट होता है 24 नंबर, जो कि मिडिल सीट होती है, और लोअर सीट एक लड़के का था, जिसका नाम शिवा होता है। वह अपने सीट पर बैठा था। खिड़की के बगल में बैठा था एक और बंदा बैठा था। और तभी यह तीनों लोग आती हैं, यशोदा और उनकी दो लड़कियां। एक का नाम रेखा होता है, जिसकी उम्र 21 साल होती है, और एक का नाम रिया होता है, जिसकी उम्र 18 साल होती है। दोनों लड़कियां बहुत ही खूबसूरत। अब खिड़की के बगल में जो है, वह शिवा बैठा हुआ था। उसकी उम्र भी 24 साल की होती है। तो जब आती है, बैठती हैं, तो दोस्तों, जब 3 लोगों की जगह थी, उस पर 5 लोग बैठ जाते हैं, तो दोस्तों परेशानी होने लगती है। अब जो यशोदा होती हैं, वह शिवा से कहती हैं कि बेटा, आपका कौन सा सीट है? कहता है मेरी यही सीट है। तो कहती हैं कि अगर आप मुझे खिड़की के बगल में आ जाने दोगे, गर्मी बहुत लग रही है, और तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेहरबानी होगी। वह देखता है कि अच्छा, इनके बगल में 2 लड़कियां इनकी बैठी हैं। वह फौरन कहता है कि ठीक है आंटी, आ जाइए, कोई बात नहीं। दोस्तों, वह उधर चली जाती है और वह इधर आ जाता है, सीट बदलकर रेखा के बगल में। अब दोस्तों, जब उसके बगल में बैठ जाता है तो रेखा बड़बड़ा है, कहती है कि मम्मी का भी अलग ड्रामा रहता है। पापा कह रहे थे कि ऐसी का टिकट निकाल दूं, तो मम्मी ने कहा कि घुटन होती है, और अब यहाँ पर आई है तो गर्मी लग रही है। अब दोस्तों, कभी वह अपना पैर देखती, कभी उसके बगल में जो शिवा का पैर होता बैठा था उसका देखती, कभी अपना कंधा देखती, उसका देखती। अब वह खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों कहाँ जाती खिसक कर, क्योंकि जगह तो थी नहीं। तभी कहती है कि बहुत परेशानी है, इतनी गर्मी है, कैसे पहुंचेंगे बनारस तक। अब दोस्तों, उसके बाद शिवा कहता है कि इस ट्रेन में तो ऐसे भीड़ होती है, हमेशा भीड़ रहती है। एक बार तो मैं बाथरूम में बैठकर चला गया था घर। अब दोस्तों, इतना सुनते ही जो रेखा होती है, कहती है छी भैया, कैसी बात कर रहे हो, बाथरूम में बैठकर चले गए थे, उसमें कैसे बैठकर चले गए? तो कहता क्या करूं, टिकट था नहीं, और जुगाड़ से किसी के पास थोड़ा सा जगह लेकर मैं बैठ गया था, लेकिन बाथरूम जाना पड़ा तो आधे घंटे मुझे वहां तक जाने में लग गए। इतनी भीड़ थी, और जब वहां गया तो मुझे खाली लगा। मैं सोचा चलो यहीं बैठ जाता हूं, तो वहीं बैठकर चला गया। रेखा बोली, भैया बड़ी विचित्र कहानी है, आपकी बात, रूम में बैठकर आप चले जाते हो। अब थोड़ा सा उससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहाँ जाती, जगह तो था नहीं। उसके बाद दोस्तों, अब 1 घंटा बीत गया। ट्रेन चल पड़ी, ना कोई ठंडा वाला आया, ना कोई पानी वाला लाया। जो भी यह लोग पानी लाए थे, सब पी पी कर खत्म कर दिए। अब रेखा कहती है कि कोई आ भी नहीं रहा है, बताओ हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। तभी दोस्तों, एक छोटे से स्टेशन पर अब गाड़ी खड़ी होती है, और जहां पर यह लोग बैठे थे, तो वहां पर एक इमरजेंसी विंडो थी, जिसका ग्रिल ऊपर करके और उसमें से निकला जा सकता था। तो जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है, शिवा जो है वह फौरन उस खिड़की से कूद जाता है, इधर उधर दुकानें देखने लगता है। तो एक छोटी सी दुकान दूर पर दिखती है, जाता है, वहां से पानी लेता है और लाकर पीने लगता है। अब ये लोग देखती हैं तो कहती हैं यार, हम भी पानी मंगा लेते। अब उससे बुलाती हैं कि भैया 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 करके, वह सुनता ही नहीं है,
क्योंकि जो भी गेट की तरफ लटके हुए थे लोग थे, वहां सभी लोग भी प्लेटफॉर्म पर उतर जाते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। तभी रेखा जो है उसको जोर से बुलाती है, कहती है, ओ बाथरूम वाले भैया। अब दोस्तों, जैसे ही वह ये कहती है बाथरूम वाले भैया, क्योंकि अपना राह जो है खिड़की से बाहर निकाल के बोलती है, वैसे ही सारे लोग इसकी तरफ देखने लगते हैं। शिवा भी इसकी तरफ देखता है और उसके बाद वह आता है, उसके पास उसको इशारा करके बोला है, कहती भैया 50 ले लो और जाओ जरा 2 बोतल पानी ला दो। वह जाता है, पानी लेकर आता है और जैसे ही देता है ट्रेन चल पड़ती है। वह कहती है, अरे भैया बैठो, आप जल्दी बैठो। कैसे बैठोगे? दौड़ के जाता है दरवाजे की तरफ और वहां से फिर 10-15 मिनट में अंदर आता है। और जैसे ही आता है तो एक सामने जो बैठा था वह कहता है कि बाथरूम वाले भैया आ गए। अब दोस्तों, जैसे ही सुनते हैं सारे लोग फिर हंसने लगते हैं। कहता है, हाँ बताओ भाई साहब, ऐसे भी भला कोई कहता है। जैसे ही इन्होंने कहा कि वह बाथरूम वाले, तैसे ही सारे लोग मुझे देखने लगे जैसे मैं कोई बाथरूम साफ करता हूं। तो रेखा जो है हंसने लगी, बोली, सॉरी भैया, लेकिन आपका नाम ही पता नहीं है और नॉर्मल तरीके से बुला रही थी तो आपने सुना ही नहीं, तो मुझे कहना पड़ा, आपका क्या नाम है? तो बोला, मेरा नाम शिवा है। तो रेखा ने कहा कि अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा नाम है आपका। फिर वो खिसक जाती है और अपने ही बगल उसे बैठने का इशारा करती है। शिवा जो है वहां पर बैठ जाता है। 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लाया था। उसके बाद वह यशोदा से कहता है कि आंटी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, पी लीजिए, अभी थोड़ी गर्मी से राहत मिल जाएगी। वो कहती, मैं यह सब नहीं पीती, और रिया को बोलता है कि तुम पी लो। कहती है, हाँ लाओ, क्यों नहीं पीऊंगी। फिर रेखा को देता है। रेखा कहती है कि भैया 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक आप लाके अकेले पी लेते आप। वो बोला, अरे सुबह तक पीता, और वैसे भी कौन सा यहाँ पर मिलने वाला है। फिर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल ऐसे सफर की शुरुआत होती है। अब दोस्तों, ट्रेन धड़ाधड़ चल रही थी। जलगांव आ गया, नासिक आ गया, उसके आगे ट्रेन निकल गई। अब इन लोगों को जो रेखा थी वरिया से कहती है, यार कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया होता तो अच्छा होता। अब बता, प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उन लोगों को जाना था वॉशरूम, वह बड़बड़ा आती है। तो यशोदा से कहती है, मम्मी उठती है और जाकर देखती है कि गैलरी में इतनी भीड़ थी। वह फिर वापस आकर सीट पर बैठ जाती है। अपने मम्मी से इशारा करके कहती है, मम्मी जाना था लेकिन बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं? तो शिवा कहता है, क्या हुआ, चले जाओ, लोग उठ जाएंगे, जो भी बैठे हैं आने जाने नहीं देंगे क्या? तो कहती है, भैया कौन किसको कहे, और हम लेडीज हैं, जानते ही हो। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अगर तुम चले जाते तो थोड़ी मेहरबानी होती। वो बोलता, हाँ ठीक है, चलो। अब दोस्तों, वो आगे आगे जाता है, ये लोग पीछे पीछे जाती हैं और सबको जो गैलरी में बैठे थे, लेटे थे, उनको हड़क आते हुए कहता है, वह भाई जरा सिमट ले, जरा खड़ा हो जा, और भाई चारपाई लेकर आ जाता, ऐसे क्यों फैल रहा है। तो इस तरीके से सबको बोलते हुए, सब पर कमेंट करते हुए, और उन लोगों को बाथरूम तक लेकर चला जाता है। बाथरूम में जाता है तो वहां भी सारे बाथरूम बिजी थे। एक खुलता है तो उसमें रिया चली जाती है और रेखा और शिवा जो है वहां पर खड़े रहते हैं। तभी एक लड़का जो था, जो कि दरवाजे पर लोग बैठे थे, वह जो है रिया को घूर रहा था। शिवा उसको देखता है तो बोलता है, क्या भाई इंसान नहीं देखा है क्या, डायनासोर के जमाने से आया है। अब दोस्तों नजरें झुका लेता है। रेखा हंसने लगती है। दोस्तों फिर जो है बाथरूम खाली होते हैं तो ये दोनों चले जाते हैं और उसके बाद फिर सारे लोग वापस आते हैं। और आने के बाद जो है वह रेखा कहती है, मम्मी अगर ये नहीं जाते तो वाकई में हम लोग नहीं जा पाते, वाकई में बहुत भीड़ है। रिया कहकर हंसने लगी कि भैया ने तो एक को ऐसे कहा, एक को ऐसे कहा। फिलहाल दोस्तों अब सारे लोग बैठ गए और रात को 10 बज गए। ये हुआ कि कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो ये लोग रोटी सब्जी लाए थे, रिया, रेखा और उसकी मम्मी जो थी यशोदा। ये लोग अपना निकाल के खाने लगती हैं। कहती, भैया थोड़ा उधर हो जा, जाते तो हम लोग खा लेते। वह खिड़की की तरफ चला जाता है। लोग निकालते हैं तो उससे कहते हैं, भैया तुम कुछ नहीं लाए? तो कहता है कि नहीं नहीं आंटी, आप लोग खा लो। तो रेखा कहती है, अरे हम तुम्हें खिला नहीं रहे, तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं, बस ये कह रहे हैं तुम लाए हो कि नहीं लाए हो। तो बोला कि नहीं, मैं लाया तो हूं, लेकिन अब आप लोगों के बीच में कैसे खाऊं? पता नहीं आप लोग खाते होंगे कि नहीं, खाते होंगे तो नहीं।
अच्छा लगता। रेखा ने कहा, क्या ऐसा ले आए हो तुम जो हम लोग बीच में नहीं खा सकते? बोला, बिरयानी लाए हैं पैक कराकर, तो चिकन बिरयानी है। तो रेखा कहती है, अरे हम लोग खाते हैं, कोई बात नहीं। मम्मी नहीं खाती है, हम लोग खाते हैं, तो तुम खा लो। मम्मी तू इधर आ। अब दोस्तों वह फिर उधर कर देती है मम्मी को, और फिर ये तीनों लोग एक साथ हो जाते हैं। अब दोस्तों शिवा जो है मुरादाबादी बिरयानी लेकर आया था। जैसे ही खोलता है, उसका पैकिंग करवा के लाया था, पूरा डब्बा महक जाता है। और उसके बाद वह इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी खा लो थोड़ा थोड़ा। वह कहते हैं, भैया आप मेरा रोटी लोगे तो हम खा लेंगे, आप पहले रोटी ले लीजिए। इस तरीके से दोस्तों ये लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, और उसके बाद फिर जो है सोने की बारी आती है। अब मिडिल सीट जो है इन लोगों का था, एक सीट पी, ये 3 लोग थे, लोअर सीट इसकी थी। तो ये सौदा कहते हैं, भैया एक काम करो, आप जो है बीच वाले सीट पर आ जाओ और हम लोग नीचे बैठकर लौटते पड़ते कैसे भी करके अपना चले जाएंगे। क्या करें, एक ही टिकट है। तो बोलता है, नहीं आंटी, आप आराम से बीच वाले अपनी सीट पर सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। हम लोग जो है इस पर चले जाएंगे, और जब जरूरत होगी तो मैं नीचे सो जाऊंगा, फंस पर ही सो जाऊंगा। कोई बात नहीं, ये लोग इसी पर सो जाएंगे। भाई लेडीज है, परेशानी ना हो। उसकी माँ कहती है कि बेटा आपका तो कंफर्म टिकट है, आप कैसे नीचे सो जाओगे? बोला, आंटी आपने सुना नहीं कि मैं बाथरूम में भी चला गया था? फिर एक बार सारे लोग हंसने लगते हैं। अब रिया कहती है, ओहो भैया आपने फिर वही बात शुरू कर दी, अब जो खाए पिए हैं उल्टी करवाओ, गच्छी। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है सीट उठाई जाती है। सारे लोग लगभग खा चुके थे, सब अपने अपने सीट पर चले जाते हैं, और रिया जो है वह सीट पर पहले तो आधा लेटती है और उसके बाद पूरा फैल जाती है। और शिवा जो है वह बैठा था, उसके बगल में रेखा बैठी थी। अब दोस्तों धीरे धीरे 12 बज जाते हैं। कुछ देर ये लोग मोबाइल देखते हैं, उसके बाद मोबाइल भी अपना रख लेते हैं, क्योंकि भाई शिवा का तो मन लग नहीं रहा था, उसका दिल कहीं और होता है। धीरे धीरे जो है वह रेखा को झपकी आने लगती है, तो वह शिवा के कंधे पर अपना सर रख देती है और उसके बाद सोने का प्रयास करती है, लेकिन फिर चौंक के अपना सर उठा लेती है। शिवा कहता है, कोई बात नहीं, रख सकती हो, रख लो। अब दोस्तों इत्मीनान से अपना सर रख लेती है और उसके बाद सोने लगती है। और जब शिवा देखता है कि यह सो रही है, तो वह गिरे ना, उसको संभालने के लिए वह जो है पीछे से हाथ ले जाता है और उसके कमर पर हाथ रख देता है, मतलब उसको थामने का प्रयास करता है। तभी जो है रेखा की आंख खुल जाती है। अब आंख खुल जाती है तो दोनों की धड़कनें तेज हो जाती, सांसें तेज चलने लगती हैं। रेखा कहती है कि क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नींद ही नहीं आएगी। शिवा कहता है कि सोना जरूरी है क्या? तो रेखा कहती है कि डर नहीं लग रहा। इतने लोगों के बीच में शिवा कहता है कि डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों से नहीं, तुमसे लग रहा है। तो उससे कहती है रेखा कि तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें डर भी लग रही है। दोस्तों फिर वह हाथ उठा लेता है, वहां से हटा लेता है उसके कमर से। वह कहती है, कोई बात नहीं, डरो मत, लेकिन इससे आगे बढ़ो भी मत। वह खुद उसका हाथ पकड़ के अपने कमर पर रख देती है और कहती है, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों बैठ जाते हैं। सारे लोग सो गए, लेकिन ये दोनों जो है आपस में बात करने लगे। क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, कितना पढ़े लिखे हो, घर में कौन कौन है, कितना कमा लेते हो, इस तरह की बातें, धीरे धीरे प्यार भरी बातें दोनों में शुरू हो जाती हैं। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ उमड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब वह लोग बैठे थे, रिया सोई थी, क्या कर सकते थे ट्रेन के अंदर। अब दोस्तों 2 बज गए। इसी तरीके से फिर जो है यशोदा है वह उठ जाती हैं और फिर वह देखती हैं कि यह दोनों जग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। वह झुक कर देखती हैं, कहती हैं रेखा। दोस्तों रेखा जो है वह सिमट गई, सोने का बहाना करने लगी। तो वह कहती है कि रेखा तुम ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाती हूँ। शिवा जो है वह तुरंत जो है वह नीचे फर्श पर लेट जाता है, कहता है, नहीं नहीं आंटी, अब मैं नीचे सो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर सो जाओ, नहीं तो बहुत परेशानी होगी आपको। दोस्तों वह चाहता था कि रेखा जो है वह उससे दूर जाए, ही ना उसी सीट पर रहे, इसीलिए वह चप्पलों और जूतों पर ही लेट जाता है आनन फानन में, कि ताकि यशोदा को यकीन हो जाए कि हाँ यह लोग सो रहे हैं।
अब जब यशोदा उसको देखती है कि हाँ ये सो गया है दोस्तों, फिर वह इत्मीनान से सो जाती है और उसके बाद जो है यह अपना हाथ लटका है और शिवा के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, सो गए क्या? शिवा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है, कस के कहता है कि कहाँ नींद आ रही है? तो कहती है उठ के बैठो। उठ के बैठता है, कहती है नीचे से बैग निकालो। सीट के नीचे से बैग निकालता है और उसमें से एक चद्दर निकाल के उसको देती है, कहती है कि इसको बिछा लो। और उसके बाद दोस्तों उस चद्दर को बिछा लेता है, उसके बाद लेट जाता है, लेकिन फिर वही सिलसिला उसका हाथ पकड़ लेती है। अब दोनों को नींद कहाँ आ रही है, कभी वह उठकर बैठ जाता, कभी वह उठकर बैठ जाती। इस तरीके से उठक बैठक लगाते हुए वह रात बीत जाती है। एक बहुत ही यादगार उन दोनों की जिंदगी की ये रात बीत जाती है और सुबह 6 बजे ट्रेन को इटारसी पहुंचना था। वहां पर उसका स्टॉप था, लेकिन उससे पहले जो है यशोदा उठ जाती हैं और कहती हैं, भैया जरा बाथरूम तक अगर रास्ता क्लियर करवा देते, क्योंकि सारे लोग बेसुध सोए हुए थे, रात के 4-5 बज रहे थे। तो वह जो है आगे आगे जाता है और ये पीछे जाती हैं। उसके बाद फिर आती है, इन लोगों को भी बुलाती हैं, कहती हैं कि जाओ वरना सब कुछ बिजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग जाते हैं और फिर जब सुबह 7 बजते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, लोग चाय नाश्ता कॉफी ये सब करते हैं और उसके बाद फिर जो है दिन के सफर की शुरुआत होती है। ये लोग ट्रेन में बैठकर खाते पीते हैं, बातें करते हैं और ट्रेन अपनी स्पीड में बनारस की तरफ जा रही थी। खाना मंगाना, साथ में खाना, ये सब चलता है दोस्तों। शाम को 5 बजे ट्रेन प्रयागराज पहुंचने थी, यानी कि इलाहाबाद, लेकिन वह पहुंचती है 8 बजे, 3 घंटे लेट थी वहां पर। अब ये लोग बैठे बैठे थक गए थे, जो है खिड़की से बाहर निकल जाता है। शिवा तो जो रेखा थी और रिया थी, वह कहती हैं, भैया हमको भी जरा निकाल लेते बाहर, इसी खिड़की से तो हम भी थोड़ा घूम लेते, क्योंकि यहाँ पर आधे घंटे ट्रेन रुकेगी। तो वह जो है उनको उस खिड़की से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर ये लोग जाते हैं, खुश खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद फिर वह लोग उसी खिड़की से वापस अंदर आ जाते हैं। अब दोस्तों सीवन पर वाराणसी जंक्शन पर उस ट्रेन को पहुंचना था, लेकिन 4 घंटे लेट होने की वजह से वह 11 बजे रात को पहुंचती है। सारे लोग उतरते हैं। जो रेखा के मौसा थे वह अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पर आए हुए थे। अब बिछड़ते वक्त जो है इन दोनों के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। तो यशोदा कहती हैं कि भैया अब तुम अपने घर कैसे जाओगे? तो कहता है, मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, मैं पिंडरा तहसील का रहने वाला हूँ। इस टाइम तो मैं जाऊंगा नहीं, इसी स्टेशन पर ही रहूंगा, क्योंकि इस टाइम तो कोई साधन मिलेगा नहीं और मैं सुबह जाऊंगा। तो कहती हैं, भैया आप पूरी रात परेशान हुए, हम लोगों की वजह से आप नीचे सोए, अब यहाँ पर भी रात भर मच्छर काटेंगे, आप कैसे सोएंगे? तो एक काम करो, आप मेरे बहन के ही घर चलो, वहां पर आराम से सोना, कल सुबह निकल जाना। अब दोस्तों जैसे ये बात सुनते हैं तो इन लोगों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। ये कहता है, ठीक है आंटी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना ध्यान दिया। तो कहते हैं, भैया इसमें मेहरबानी की क्या बात है, आदमी ही आदमी के काम आता है। अब दोस्तों वह उनके घर पहुंचता है, मेहमानों की तरह अच्छा खाना खाता है, अच्छे बिस्तर पर सोता है और फिर सुबह जो है वह 9 बज जाता है। जब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद फिर नहाते हैं, बढ़िया नाश्ता करते हैं, जो कि उसकी मौसी ने और उसकी मौसी के एक लड़की ने बनाया था। और फिर उसके बाद ये लोग घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर जो है यशोदा कहती हैं, रेखा उसको फोर्स करती है, कहती है जरा रुक जाओ ना, शाम को चले जाना। यशोदा कहती है कि हाँ भैया शाम को चले जाना, चलो हम लोग बनारस जा रहे हैं घूमने, तुम भी चलो, कुछ हमारे साथ घूम लो। बोला, कोई बात नहीं, मैं तो सारा कुछ घुमा हुआ हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ घूम लेता हूँ। अब दोस्तों वह दिन भर घूमते हैं और इस बीच में जो है रिया को और उसकी जो मौसी की लड़की थी, इन दोनों को पता चल चुका था कि शिवा में और रेखा में क्या चल रहा है। अब वह दोस्तों उन लोगों का फोटो खींचती हैं, मजाक करती हैं और उसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है। शिवा अपने घर को जाता है। जब जाने वाला होता है तो रेखा की आंखें जो हैं वह आंसुओं से भर जाती हैं। शिवा का भी यही हाल होता है। ये कहती है कि भैया अभी हम 15 दिन रहेंगे और आ जाना, घूम जाना, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वह कहता है, आंटी मौका मिलेगा जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे भी 15 दिन ही रहना है, उसके बाद मुझे भी मुंबई जाना है। अब दोस्तों
उसको रहना था 2 महीने, लेकिन वह 15 दिन इसलिए बोलता है कि साथ में जाने का शायद मौका मिल जाए। अब दोस्तों, वहां से शिवा चला जाता है। जाने के बाद रेखा को फोन करता है कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रेखा कहती है फिर छोड़कर चली गए और मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दोस्तों, 1 हफ्ते बीतता है और एक दिन मोटरसाइकिल लेकर शिवा जो है वहां पर पहुंचता है। उसको देखते ही इन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। जो रेखा थी वह दोस्तों जैसे ही मौका मिलता है उससे लिपट जाती है और कहती है बहुत दिन बाद आए। आप कहता है कि मुसाफिर का क्या भरोसा, क्या पता ये मुलाकात अंतिम मुलाकात हो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो है वह दिन भर रहता है और फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ठीक 15 दिन बाद फिर उसी वाराणसी जंक्शन पर ये चारों लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि अब ये वापस मुंबई जा रहे थे। अब की बार इनका जो टिकट था वो एसी का था और चारों का कंफर्म टिकट था। एक बार फिर मौज मस्ती करते हुए ये वापस जाते हैं, मुंबई पहुंचते हैं और उसके बाद से दोस्तों इन दोनों में, रेखा में और शिवा में लगातार फोन पर बातें होती रहीं। दोनों एक दूसरे के साथ निमन्ने की कस्में खाते रहे। दोनों में बेपनाह प्यार हो जाता है। अब दोस्तों दोनों शादी करना चाहते हैं। इस बात को 3 महीने बीत गए हैं। अप्रैल मई में जो कहानी शुरू हुई थी, जो सफर शुरू हुआ था, सितंबर आ गया है। लेकिन दोनों की हैसियत में काफी फर्क है। जहां पर उसके जो पिताजी हैं, रेखा के पिताजी लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, वहीं पर इसकी सैलरी जो है 50,000 की है। लेकिन फिर भी इन दोनों को उम्मीद है कि इन दोनों की शादी जरूर होगी। लेकिन आगे क्या होता है कुछ पता नहीं। दोस्तों, यह कहानी जो है वह रेखा ने मुझे शेयर किया था, मेल किया था कि सर मेरी एक कहानी है, ऐसी ऐसी है, आप जरूर लोगों को सुनाइए। और सबसे मैं राय लेना चाहती हूँ कि आखिर हम लोग कैसे शादी करें, किस तरीके से करें। तो दोस्तों, आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट के जरिए आप जरूर बता दें, उन तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। उस रात रोहित मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने बोला, रोहित मेरा एक काम करोगे? रोहित बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रोहित मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मालिश भी कर देना। रोहित बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेट गई। रोहित 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा लिया और कहा, रोहित मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रोहित, जी मैम साहब, कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रोहित को अपना जलवा दिखा सकूं। रोहित मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को देख रहा था। उसकी उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैंने पलट कर बोला, रोहित मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैम साहब मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, रोहित देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें काम पर रखा है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा घर अच्छे से चले। रोहित ने मेरी पीठ पर मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देखा कि वह अब मेरे बदन को देख रहा था। मैंने कहा, रोहित मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रोहित अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रोहित बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? वह बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रोहित की बातें मेरे दिल को छू गईं। वह गरीब इंसान अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी याद भी नहीं आती।
कितना तड़पता होगा वह यहाँ अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बिना। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें रोहित के लिए बदल गईं। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखा था। उसकी मसल्स और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया, रोहित के साथ अपनी और उसकी तड़प मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रोहित के सामने छोटी छोटी नाइट कपड़ों में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। मुझे लगा मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे रोहित जल्दी बहक जाए। मैंने एक बार रोहित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती और पिछली बार भी जब आपने ज्यादा शराब पी थी तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सुनते। फिर मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैं चाहती थी कि वे मेरे करीब रहें और मुझे प्यार दें, लेकिन मुझे लगता था कि वे अपनी जिंदगी में बिजनेस को प्राथमिकता देते हैं। मेरे दिल में एक विचार आया और मैं समझ गई कि यह तरीका काम कर सकता है। मैं जानती थी कि मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने काम की चिंता है। हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसके पास रहे, उसे प्यार दे और उसकी देखभाल करे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। उस रात जब रोहित मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे कहा, रोहित, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। क्या आप मेरे लिए तेल गरम करके लाएंगे और मेरी मदद करेंगे? रोहित ने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने अपने कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटने का फैसला किया और रोहित को कहा कि वह मुझे मदद करे, क्योंकि मुझे थोड़ी राहत चाहिए थी। रोहित एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो एक बड़े घर में काम करता था। एक दिन उसके मालिक ने घर की साफ सफाई और अन्य कार्यों के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी, क्योंकि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे। रोहित, मालिक ने कहा, तुम्हारे पास घर का सारा काम करने का अच्छा अनुभव है और मैं जानता हूं कि तुम इसे अच्छे से निभाओगे। तुम्हारे काम की कड़ी मेहनत की मैं सराहना करता हूं। रोहित को यह जिम्मेदारी मिलते हुए खुशी हुई, क्योंकि वह हमेशा अपना काम ईमानदारी से करता था और उसे यह मौका एक नई चुनौती के रूप में मिला था। वह अपने दिन के काम में व्यस्त था और उसने पूरे घर की सफाई का ध्यान रखा। एक दिन जब रोहित एक कमरे में सफाई कर रहा था, तब उसकी मालकिन ने आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा, रोहित, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम घर को अच्छे से संभाल सकोगे। जबकि हम बाहर हैं, तुम जैसे लोगों के कारण काम आसान हो जाता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मैम। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करूँगा और घर की देखभाल अच्छी तरह से करूँ। तुम्हारे परिवार के लिए कुछ मदद चाहिए? मालकिन ने पूछा। अगर तुम्हारे पास कोई विशेष जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। रोहित को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं मैम, मैं अपनी स्थिति को समझता हूँ और मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए काम करना है और मैं अपनी मेहनत से उन्हें समर्थन देने की कोशिश करता हूँ। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है रोहित। तुम्हारी मेहनत और समर्पण को मैं हमेशा सराहूंगी। रोहित ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और जब मालिक घर वापस आए तो उन्होंने रोहित की मेहनत को सराहा और उसे और अधिक जिम्मेदारी दी। रोहित को यह देखकर खुशी हुई कि उसके कड़ी मेहनत और समर्पण को मान्यता मिली और वह अपने परिवार को और भी अच्छे से समर्थन देने में सक्षम हुआ। सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह थोड़ा संकोच कर रहा था, लेकिन मैं जान चुकी थी कि रोहित खुद को रोक नहीं पा रहा है और अनजाने में अपनी भावनाओं को दबा रहा है। मुझे समझ में आ गया था कि वह भी अपनी पत्नी के प्यार को तरस रहा है। मैंने रोहित से कहा, रोहित, मैं भी अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसकी हमें जरूरत है।
मना मत करना रोहित, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन रोहित ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया। उसने चादर उठाकर मेरे शरीर को ढक दिया और सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मैम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं और हम उसकी बेवफाई नहीं कर सकते। हम अपने मालिक के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकते, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई महीनों तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उनसे बेवफाई करें। आप उनसे प्यार से बात कीजिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। अगर हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मालिक इतनी मेहनत करते हैं, वो भी आपकी खुशी के लिए करते हैं। अगर मैंने ज्यादा बोल दिया हो तो माफ करना। रोहित की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में गहरे असर डाल रही थी। रोहित फिर कहने लगा, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने रोहित से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? रोहित ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमें यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे शायद हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमें नजरें मिला पाएंगी। आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक ना जाएं। हमें डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। मैंने हाथ जोड़कर रोहित से माफी मांगी और कहा, मैं जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में गलत विचार आ गए थे। रोहित ने कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी न मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन रोहित अपना सामान उठाकर हमेशा के लिए हमारे घर से चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से एक ईमानदार और भोले भाले नौकर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मैंने अपनी गलतियों के कारण एक अच्छा इंसान खो दिया। अगले कुछ दिन मैं लगातार अपनी गलती पर सोचता रहा। रोहित की अच्छाई, उसकी ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि एक आदमी केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही किसी काम में सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन कभी कभी दूसरों की छोटी सी गलती या गुस्से का शिकार बन जाता है। मेरी गलती के कारण न सिर्फ एक अच्छा इंसान अपनी नौकरी खो बैठा, बल्कि मैंने अपने दिल और दिमाग को भी खो दिया था, जो इस कदर खुद को ठेस पहुंचाने वाली गलती कर बैठा। मेरे मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या हम किसी का विश्वास तोड़कर अपने अहंकार को संतुष्ट कर सकते हैं? क्या किसी के दिल को दुखाकर हम अपनी गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतते हैं? मैंने महसूस किया कि रोहित का मुझसे जाना सिर्फ एक नौकरी का नुकसान नहीं था, बल्कि मुझे आत्ममूल्य और इंसानियत की परिभाषा सिखाने वाला एक पाठ था। कुछ दिन बाद मैं खुद को कड़ी मेहनत में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगा, ताकि इस गहरे नुकसान से उबर सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। वह मैसेज रोहित का था। मैम साहब, मुझे सब समझ आ गया है। हम सभी इंसान हैं और गलती करना स्वाभाविक है। मैंने जो किया वह भी मेरी एक छोटी सी प्रतिक्रिया थी। मैं जानता हूं कि आप कभी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थीं। आप मेरी चिंता न करें, सब ठीक रहेगा। अगर मौका मिला तो फिर से काम करने आऊंगा। मैंने आंखों में आंसू महसूस किए। रोहित ने जिस तरह से मुझसे माफी मांगी, वह मुझे और भी अधिक आत्मग्लानि से भर गया। मैंने सोचा, क्या मेरी गलती उसे इतना चोट पहुंचा सकती थी कि उसने अपनी अच्छाई और माफी का रास्ता चुना? उसने मुझे सीख दी थी, पर अफसोस, ये सब मुझे तभी समझ आया जब वह मुझे छोड़ चुका था। उस दिन मैंने मन में ठान लिया कि अब से मैं अपनी हर गलती पर आत्मनिरीक्षण करूंगा और जितनी जल्दी हो सके उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मुझे अब यह एहसास हो गया था कि हम केवल अपनी गलतियों से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने की हमारी कोशिशों से बड़ा बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सीखा
कि किसी के दिल को दुखाने से ज्यादा नुकसान खुद को होता है, क्योंकि यह हमारे अंदर की इंसानियत को खत्म कर देता है। रोहित की माफी ने मुझे न केवल अपनी गलती पर पछताने का एहसास कराया, बल्कि यह भी बताया कि ईमानदारी, सच्चाई और माफी की ताकत बहुत बड़ी होती है। रोहित के जाने के बाद मेरे दिल में गहरे खालीपन की एक खाई बन गई थी। मुझे यह महसूस हुआ कि मैं उसे सही तरीके से समझ नहीं सका था। दिन बीतते गए, लेकिन उस खलिश को मिटाने का कोई तरीका मुझे नहीं मिल रहा था। मैं अपने की पर अफसोस तो कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह ख्याल भी आता कि क्या सच में मुझे इतनी गहरी माफी की जरूरत थी? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मैंने एक सच्चे इंसान को अपनी दुनिया से बाहर कर दिया? मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नासमझी और आक्रोश ने मुझे बार बार चुप कर दिया। रोहित ने मुझसे माफी मांगी थी, पर उसकी वो माफी मुझे कचोट रही थी। अगर वह मुझसे माफी न मांगता तो क्या तब भी मैं इतना ही शर्मिंदा महसूस करता? यह सोचने पर मेरी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ने लगी थी। मुझे यह एहसास हुआ कि सच्चाई और ईमानदारी की बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब वह खुद आपके सामने आकर किसी और के रूप में सामने खड़ा होता है, तब उसे खो देना एक अलग ही दर्द होता है। मैंने कोशिश की, पर कोई रास्ता नहीं मिला। जितना मुझे अफसोस था, उतना ही मैं खुद को दोषी ठहराने में उलझता जा रहा था। अब मेरा दिल यह सोचने से थक चुका था कि क्या रोहित लौटेगा? क्या वह कभी मुझसे फिर से वह विश्वास करेगा जो मैंने उस पर खो दिया था? मेरी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी, क्योंकि हर कदम पर मुझे सिर्फ यह महसूस हो रहा था कि मैंने किसी अच्छे इंसान को खारिज कर दिया था और अब मैं अकेला था। मेरे अंदर गहरी खिन्नता और खुद से नफरत ने घर बना लिया था। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी इज्जत, मेरी गलती और मेरी कमजोरियां मुझे अंदर से खत्म कर रही थीं। मैं इस सोच में डूबा हुआ था कि शायद मुझे खुद को सुधारने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेना चाहिए था। हो सकता है कि मैंने जो किया वह मेरे चरित्र का हिस्सा था, और कभी न कभी इंसान अपनी सबसे बड़ी गलतियों को खुद से ही जोड़ लेता है। रोहित के जाने के बाद मैंने सोचा, क्या इंसान कभी पूरी तरह से अच्छा या बुरा हो सकता है? उस दिन मुझे यह समझ में आया कि हमें सच्चाई का पालन करना चाहिए, पर कभी कभी सच का पालन करने से भी हम खुद को और दूसरों को गहरे घाव दे सकते हैं। ये घाव समय के साथ भरते नहीं हैं, और कभी कभी वह घाव हमें जीवन भर सताते रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं बाहर बरामदे में सो रहा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। मेरी भाभी मुझे देखकर कहती हैं, बाहर बहुत ठंड है, तू ऐसा कर, यहाँ मत सो, प्रीति के पास चला जा, उसके साथ जाकर वहां लेट जा। क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, आपको बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा खुश था। मैंने अपनी भाभी की बात मानकर प्रीति के पास जाकर लेट गया। प्रीति लेटी हुई थी और साइड में मैं भी था। जैसे ही आधी रात हुई, मैंने प्रीति की चादर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रीति भी जाग रही थी, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मुझे पता लगने लगा कि प्रीति भी कुछ चाहती है। बस फिर क्या था, मैंने एक ही बारी में उसकी ले ली। मेरी भाभी की छोटी बहन बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे उन्हें सुंदर कहने में बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर मैंने उन्हें ऐसा कह दिया तो कहीं वह भाभी को न बता दे। आज तक मैंने भाभी की बहन से ऐसी बातें करते नहीं सुनी थीं। हम जॉइंट फैमिली थे। मेरे पापा और चाचा जी खेती का काम करते थे और वे ज्यादातर खेत में ही रहते थे। मेरी भाभी और मेरी मम्मी घर पर ही रहती थीं। मेरी भाभी का एक बेटा था जिसकी उम्र करीब 6 साल थी। मेरी भाभी की 2 बहनें थीं। भाभी की उम्र 28 साल थी और उनकी छोटी बहन की उम्र करीब 24 साल थी। भाभी की बहन को तो मैंने चाचा के शादी वाले दिन ही अपना दिल हार बैठा था। शाम के समय हम खाना खा रहे थे। उसी वक्त भाभी ने मुझे बताया कि बलजीत का जन्मदिन है और उसकी मौसी को यहाँ आना है और वह उसे लेकर आ जाए। बस फिर मैंने यह सुनते ही शादी जैसी चाहत मेरे दिल में चढ़ गई। मैंने वैसे ही भाभी से पूछ लिया, भाभी, आपके घरवां को भीना है? भाभी ने कहा, नहीं, उनको नहीं आना,
क्योंकि पापा की सेहत ठीक नहीं है, इसी वजह से मम्मी उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। लेकिन छोटी बहन ने कहा, मेरे इकलौते भांजे का जन्मदिन है तो जरूर आऊंगी। जब वह बस स्टैंड पर जाएंगे तो तुम उन्हें ले आना। मैंने उन्हें तुम्हारा नंबर दे दिया है, बस स्टैंड पर आकर वह तुम्हें फोन कर देंगी। मैं आपको बता नहीं सकता उस समय मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। अपनी सुंदर सी पेंट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगा, क्योंकि आज मैं भाभी की बहन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। मैं उन्हें काफी टाइम से पसंद करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझे पसंद करती है या नहीं, और ना ही मैंने कभी उनसे इस बारे में पूछा था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेसब्री से उनके फोन आने का इंतजार कर रहा था। मुझे यह था कि वह जल्दी से मुझे फोन करें और मैं भागकर उनके पास चला जाऊं और उन्हें गले लगाऊं। लेकिन गले लगाना तो मैं सपनों में ही सोच सकता था, असल में मैं कुछ नहीं कर सकता था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े प्रेस किए और बाथरूम में नहाने चला गया। वैसे मैं अपना फोन बाथरूम से बाहर ही रखता था, लेकिन आज मुझे इतना ज्यादा चाहत था कि मैंने बाथरूम में ही फोन ले लिया। मुझे यह था कि अगर उन्होंने मुझे फोन किया और मेरा फोन मेरे पास ना हुआ तो कहीं वह गुस्सा ना हो जाए और फोन करके भाभी को ना बता दे। बस इसी वजह से मैंने फोन बाथरूम में ही ले गया। जल्दी से नहा के अपने कपड़े पहनकर बाहर आ गया। आज मैंने एक महंगा परफ्यूम लगाया था, जिसे मैंने एक बार भी यूज नहीं किया था। मेरे बर्थडे पर वह परफ्यूम मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, जिसे आज स्पेशली मैंने भाभी की बहन के आने की खुशी में लगाया था। परफ्यूम से ज्यादा भाभी की बहन मेरे लिए स्पेशल थी, जिसे मैं काफी समय से मिस कर रहा था, लेकिन कभी भी उनके साथ बात नहीं हुई थी। और आज मुझे उनके साथ कई बातें करने का मौका मिल रहा था। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था कि तभी मुझे एक नए नंबर से फोन आया। मुझे पता था कि यह किसका नंबर है, क्योंकि भाभी की बहन के अलावा मुझे कोई फोन नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। जैसे ही मैंने हेलो कहा, आगे से मीठी सी आवाज सुनकर सच में वह भाभी की बहन ही थी। उन्होंने कहा, क्या आप समीर बोल रहे हैं? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, मैं बस स्टैंड पर आ गई हूं, मुझे आकर ले लो। जाओ। इतनी सुनते ही मुझे पता नहीं क्या होने लगा। मैंने कहा, आप इंतजार करें, मैं अभी आता हूं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। परफ्यूम तो मैंने पहले ही लगाया हुआ था, लेकिन फिर से परफ्यूम छिड़क कर निकल पड़ा। मैंने जल्दी से चाबी उठाई और खुशी खुशी भाभी की बहन को लेने चला गया। मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी उन्हें देखकर, क्योंकि आज मुझे उन्हें काफी समय बाद देखना था। भाभी की शादी के बाद मैं हॉस्टल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया था और वहां से मैं काफी सालों बाद घर आया था। इस वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी और ना ही हमने एक दूसरे का नंबर लिया था जिससे हम फोन पर बात करते। इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, 10 मिनट का रास्ता था। मैं जल्दी से तेज बाइक चलाकर उन्हें बस स्टैंड से लेने के लिए बढ़ा। जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुंचा तो भाभी की बहन को देखकर मेरे होश उड़ गए। वह इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कटिंग करवाई हुई थी और कटिंग करवाने के बाद वह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने लाल रंग का ड्रेस पहन रखा था जिसमें वह पूरी आग लग रही थीं। उस दिन तो उन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए थे। मैं जल्दी से उनके पास गया और मैं उन्हें देखता ही रह गया। वह दूध से भी ज्यादा सफेद थीं। वह जितनी सुंदर थीं, मैंने कभी कोई लड़की नहीं देखी थी। मैंने उनके पास जाकर उनका बैग पकड़ लिया और उन्हें बाइक पर बैठने के लिए कहा। मैंने उनका सामान अपने आगे रख लिया और खुद थोड़ा पीछे बैठ गया। वह भी पीछे की ओर बैठ गई। मैं जानबूझकर बार बार ब्रेक मार रहा था ताकि वह मुझसे टकराए, क्योंकि मैं तो उन्हें छू नहीं सकता था, लेकिन मैंने इस तरह की हरकतें की ताकि वह मुझे खुद छू ले। मैं बाइक के शीशे में उसे देख रहा था। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। जब मैं उसे लेकर आ रहा था उस समय मैं बाइक बहुत तेज चला रहा था, लेकिन अब मैं बाइक इतनी धीरे चला रहा था कि अगर कोई भी टहलते हुए भी जाता तो वह मुझसे पहले पहुंच जाता। शायद उसने भी इस बात को महसूस कर लिया था। आखिरकार उसने मुझसे कह दिया, इससे अच्छा तो मैं चलकर चली जाती। मैंने मजाक में कह दिया,
मैं पहली बार ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा डर लग रहा है। वह बोली, आपसे ज्यादा तेज तो मैं चला लेती हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे भी सिखा दो। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें मेरी तरह तेज ड्राइविंग सीखनी है तो तुम लोगों के एक्सीडेंट ही करोगे। उसकी इस बात पर मेरा हंसना बंद नहीं हो रहा था। वह भी हंस रही थी और हंसते हुए वह कुछ अधिक ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत सुंदर है। मेरी बातें सुनकर वह शर्माने लगी। इसी तरह की बातें करते हम घर पहुंच गए। भाभी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो गईं। खुशी के साथ वह एक दूसरे से गले मिलने लगीं। राहुल भी अपनी मौसी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन भाभी के बेटे का जन्मदिन था। घर में तैयारियों का माहौल था, क्योंकि हमने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी। हमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था, लेकिन गांव के सभी को बुलाया था। रात के समय पार्टी शुरू हो गई। जन्मदिन मनाने के लिए मैंने बलजीत को कपड़े लाकर दिए थे। मैं चाहता था कि राहुल की मौसी पहले तैयार हो जाए, ताकि मैं उसके साथ मैचिंग कपड़े पहन सकूं। शायद ऐसे फीलिंग लड़कियां लेती होंगी, लेकिन मैं जैसी फीलिंग ले रहा था वह अनोखी थी। मैंने देखा कि रात की पार्टी में उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसमें वह बहुत ज्यादा कमाल लग रही थी। जब मुझे पता चला कि उसने नीला रंग का सूट पहना है, तो मैंने भी उसी समय नीली शर्ट खरीद ली। मैं सभी के सामने अपनी यह कोशिश कर रहा था कि मैं नहीं जानता था कि भाभी की बहन को भी वही रंग पहनना है। मैंने तो पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था। खैर, सभी ने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सभी पार्टी में बिजी थे। लेकिन इस बात को भाभी की बहन ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया था। रात के 12 बजे पार्टी खत्म हो गई और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। रात के समय भाभी का बेटा मेरे साथ ही सोया, क्योंकि वह शुरू से ही मेरे साथ रहता था और अब तो मेरे साथ सोने की आदत हो गई थी। मैं अपने कमरे में अकेला सोता था, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ सोने के लिए ले लिया था। मैं भी उसके साथ बहुत प्यार करता था, लेकिन आज वह जिद कर रहा था कि मैं अपनी मौसी के साथ सोऊं। मैंने कहा, भाभी, कोई बात नहीं, उन्हें अपनी मौसी के साथ ही सोने दो। मैं बाहर बरांडे में लेट जाऊंगा। इसके बाद बलजीत अपनी मानसी के साथ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर लेट गया और मैं बाहर बरांडे में अपना मन ढककर लेट गया। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वे आराम से सो जाएं। वैसे भी थोड़े टाइम बाद दिन निकल ही जाएगा। मैं अभी फोन बंद करके सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी भाभी मेरे पास आ गई और बोली, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं सोने दूंगी। तुम एक काम करो, तुम भी अंदर जाकर सो जाओ। ये सुनते मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन मैंने भाभी के सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। मैंने कहा, नहीं भाभी, इस तरह अच्छा नहीं लगता। भाभी बोली, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें कह रही हूं ना। उसी समय भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले गई। मैंने देखा राहुल अपनी मौसी के साथ सो रहा था। उसी समय भाभी ने अपनी बहन को जगाया और कहा, राहुल को थोड़ा साइड करके ले ले, इसे बीच में इसको भी रख लो। मैंने देखा बाहर ठंड में कांप रहा था। वह मचलते हुए अपनी आंखों से अपने भांजे की ओर देखने लगी और मैं अब बिस्तर के कोने में लेट गया। हम बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन हमारे बीच कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, क्योंकि राहुल बिस्तर के किनारे पर लेटा था और हमारे बीच में प्रीति लेटी थी और सबसे आखिर में मैं लेटा था। मैंने लाइट ऑफ की और फिर से बिस्तर पर आकर सो गया। मैं प्रीति के सामने सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन प्रीति के साथ बिस्तर पर लेटे रहने में मुझे नींद कैसे आ सकती थी। मेरा मन तो शरारत करने का कर रहा था, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी शुरुआत प्रीति करें। शायद ऊपर कोई मेरी बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे पैरों की उंगलियों को छू लिया हो। मुझे यह जानने में देर नहीं लगी कि यह पैर किसका है, क्योंकि राहुल तो साइड में लेटा था और बीच में प्रीति थी। जैसे ही प्रीति ने मेरे साथ ऐसी हरकत की, मेरे पूरे शरीर में हलचल हो गई। वैसे भी मैं जाग रहा था और इस हलचल को मैंने जल्दी ही महसूस कर लिया था। मैंने देखा कि कोई बार बार मेरे पैरों की उंगलियों को छू रहा है। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। मैंने जानबूझकर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया।
फिर मैंने अपने जज्बातों पर काबू न रखते हुए जल्दी से अपना हाथ प्रीति के चादर पर रख दिया। मैंने अपने हाथ को इस तरीके से रखा कि उसे यह महसूस हो कि मैं नींद में यह सब कर रहा। जिस तरह वह बार बार मेरे पैरों को छू रही थी, उससे मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह अभी तक सोई नहीं है, बल्कि जाग रही है। मैंने धीरे धीरे यह महसूस करने की कोशिश की कि उसका हाथ कहाँ है, और जल्दी ही मुझे उसका हाथ मिल गया। मैंने अपने हाथ से उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं पहली हरकत उसे करवाना चाहता था। खैर, जिस तरह की सोच मैं कर रहा था, वैसा ही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब उसने पलटकर मुझे गले लगा लिया। जैसे ही उसने मुझे गले लगाया, मेरे पूरे शरीर में करंट सा लग गया। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैंने अपने जज्बातों पर काबू कैसे पाया, लेकिन आखिरकार मैं भी एक लड़का था, इसलिए मुझे अपने आप को कंट्रोल में रखना था। शायद अब वह भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और वह हरकत कर बैठी, जिससे मैं भी अपना होश खो बैठा। फिर प्रीति ने मुझे वह सुकून दिया जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी और प्रीति भी बहुत खुश थी। हम सारी रात साथ में सोते रहे। अगले दिन उसे अपने घर जाना था। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसे भेजूं, इसलिए मैंने जिद करके उसे 1 हफ्ते के लिए रोक लिया। 1 हफ्ते हमने बहुत मस्ती की और 1 हफ्ते बाद वह अपने घर चली गई। मैं उस 1 हफ्ते को अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि उस हफ्ते उसने मुझे बहुत खुशी दी थी, जो मैं कभी नहीं भुला सकता। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं अपनी भाभी की बहन से शादी की बात करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन मैंने अपनी भाभी को बता दिया, भाभी, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी भाभी को इस बात पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। भाभी ने अपने घर के साथ भी बात की और उन्होंने भी मान लिया। अब 1 महीने बाद हमारी शादी है और हम दोनों बहुत खुश हैं। अब हम अपनी जिंदगी के पूरे नज़ारे लेते हैं। हमारी शादी के बाद पहली रात को कुछ अलग ही था। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो लाइट्स मद्धम हो गई थीं और हल्की सी खुशबू कमरे में बिखरी हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। वह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी और मुस्कान की झलक थी, जैसे कुछ नया, कुछ बहुत खास होने वाला हो। क्या तुम खुश हो? मैंने धीरे से पूछा। आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे अपनी आंखों से ही मेरी दिल की बात समझी। उसने मेरी ओर बढ़ते हुए मेरे हाथों को अपनी पकड़ में लिया और फिर मेरे करीब आकर कहा, तुमसे शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। उसकी आवाज में वह मीठी सी मासूमियत और गहरी भावनाएं बसी हुई थीं, जो मेरे दिल को छू गईं। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे पूरी कायनात उसी पल हमारे लिए थम गई हो। मैंने धीरे से उसका चेहरा अपनी ओर किया और फिर हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसकी सांसें मेरी त्वचा से टकराईं और जैसे जैसे हम एक दूसरे में समाते गए, मुझे लगा जैसे हमारा हर पल, हर सांस एक दूसरे से जुड़ रहा हो। हमारी शांति और प्यार के बीच में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। उस पल में हमारी आंखें, हमारी शारीरिक मौजूदगी, सब कुछ कह रहा था। हर छोटा सा इशारा, हर हल्की सी मुस्कान, हर एक हल्की छुअन, ये सब कुछ बहुत गहरा और अनमोल था। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे, जैसे हम एक दूसरे से बहुत समय पहले जुड़ चुके थे। उस रात वह पहली बार मेरे करीब आई और मैं महसूस कर सकता था कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह हमारी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वह रात हमारे प्यार की गहराई को महसूस करने और उसे पूरी दुनिया से छुपाने की रात थी। सब कुछ बस वही था जो मैं चाहता था, एक दूसरे के साथ, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के, सिर्फ प्यार और सामंजस्य से। रात का सन्नाटा जैसे हमें एक दूसरे के करीब और करीब ले आता था। कमरे में हल्की सी बत्तियों की रोशनी थी, जो हमारे चेहरे पर एक नरम आभा डाल रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन कोई शब्द नहीं थे। उस पल में जैसे सारी दुनिया ठहरी हुई थी, सिर्फ हम दोनों का प्यार बाकी था। मेरी नजरें उसकी आंखों में थीं और उसके होंठों की हल्की मुस्कान में पूरी दुनिया समाई हुई थी। उसकी छुअन से दिल के तार झंकृत होने लगे, जैसे एक मध्यम सी लहर मेरे शरीर से होते हुए
मेरे भीतर तक समा रही थी। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उस पल में हमें बस एक दूसरे की जरूरत थी। कोई दूरी नहीं, कोई भी झिझक नहीं। हम दोनों अपनी पूरी तन्मयता के साथ एक दूसरे में खो गए थे। उसकी सांसें मुझसे मिलकर जैसे हमारी आत्माओं का एक अनोखा संवाद कर रही थीं। मैंने उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसकी आंखों में वो प्यार देखा जो मैंने कभी किसी से महसूस नहीं किया था। वह धीरे से मुझसे लिपटी और उसके हल्के से शब्द मेरी कानों में गूंजे, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। वो शब्द मेरे भीतर गूंजे और लगा जैसे समय का पहिया वहीं थम गया हो। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और हमारी धड़कनें एक दूसरे के साथ मिल गईं। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसमें मैं खुद को खो देना चाहता था। हर एक पल जैसे हम और करीब आ रहे थे, जैसे हमारे बीच का हर बंधन, हर दूरी खत्म हो रही थी। उसके होंठों का हल्का स्पर्श मेरे चेहरे पर एक नई ऊर्जा जगा रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम दोनों पूरी कायनात से एक हो गए हों। हमारी दुनिया सिर्फ हम थे, हमारा प्यार, हमारी छुअन, हमारी बातें और वह अनमोल समय जो हम दोनों को एक दूसरे में समाहित कर रहा था। जैसे हमारे बीच की हर दीवार टूट रही थी और हमारे बीच एक नया खूबसूरत रिश्ता बन रहा था। वह समय, वह पल जिसे हम दोनों कभी नहीं भूल सकते थे। हम सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, बिना किसी और के होने के, और मुझे महसूस हुआ कि यही प्यार है, यही असली बंधन है। एक दूसरे की हंसी, मुस्कान और उन पलों में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समाई हुई है। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैं उसे अपनी बाहों में और कसकर समेटने लगा। हमारी सांसों का मिलन, हमारी भावनाओं का संगम, ये सब कुछ ऐसा था जो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस जाने वाला था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।